तो आज हम बात करने वाले हैं एस्थमा के बारे में और उन क्विक और फास्ट रेमेडीज़ के बारे में जो 100% नेचुरल होंगी और जिनकी मदद से आप एस्थमेटिक सिम्टम से हमेशा 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 के लिए छुटकारा पा सकते हैं। क्या आपको पता है इंडिया में 1.31 बिलियन पॉपुलेशन में से 8% पॉपुलेशन एस्थमा का शिकार है, जिसमें से 6% चिल्ड्रंस हैं और 2% एडल्ट है। इसका मतलब 8% पॉपुलेशन लाखों में नहीं बल्कि 8% करोड़ों में लोग हैं जो एस्थमा का शिकार है। अब बात करते हैं उन काजेस के बारे में जिनकी वजह से एक इंसान को एस्थमा की प्रॉब्लम होती है। वो काजेस हैं जैसे कि पोलन्स, जैसे कि टेस्टमाइट्स या मोल्ड स्पोर्स जो कि प्लांट्स रिलीज करते हैं। उसके बाद अगर इंसान उनको इनहेल करता है तो उसे एस्थमा होने का खतरा हो जाता है। फिर उसके बाद और एक वजह है कॉकरोच वेस्ट पार्टिकल्स। उसके बाद और एक वजह मानी जाती है फिजिकल एक्टिविटी या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जैसे कि कॉमन कोल्ड या ठंडी हवा। उसके बाद और एक वजह मानी जाती है एयर पोल्यूटेंट्स या इरिटेंट्स जैसे कि स्मोक। इसके अलावा और कुछ वजह मानी जाती है जैसे कि जेनेटिक्स जैसे कि अगर आपके खानदान में या ब्लड लाइन में किसी को भी एस्थमा हो तो हो सकता है कि आपको भी एस्थमा हो सकता है। अब बात करते हैं एस्थमेटिक सिम्टम्स के बारे में। तो वो सिम्टम्स हैं जैसे डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, जैसे कि सांस लेने में तकलीफ होना। दूसरी है चेस्ट पेन, जैसे कि सीने में दर्द होना या लगातार खांसी आना। एस्थमेटिक पेशेंट्स को मैक्सिममली रात के टाइम बहुत ज़्यादा खांसी आती है या एक्सरसाइज करते वक्त, इसलिए एस्थमा पेशेंट्स को माइल्ड एक्सरसाइज करने की ज़्यादा सलाह दी जाती है। तो ये थे कुछ सिम्टम्स एस्थमा से रिलेटेड। अब बात करते हैं उन क्विक और इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ के बारे में जिनकी मदद से आप एस्थमा से हमेशा हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। अब बात करते हैं पहली और इम्पॉर्टेंट रेमेडी की, जैसे कि आपका डाइट प्लान। आप खाते क्या हैं, आप पीते क्या हैं और उसका असर आपके एस्थमेटिक सिम्टम्स पे कैसा पड़ता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि जो लोग ओवरवेट होते हैं उनके एस्थमेटिक सिम्टम वर्स बन जाते हैं। इसलिए एक प्रॉपर और हेल्दी वेट मेंटेन करना ये बहुत ही बड़ी बात होती है एस्थमेटिक पेशेंट्स के लिए। एस्थमेटिक पेशेंट्स को चाहिए कि वो वाले फूड्स खाए जो इन्फ्लेमेशन कम करते हैं। वो फूड्स हैं जैसे जिन फूड्स में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, बीटा कैरोटीन, विटामिन सी और विटामिन ई। ये सब चीज़ें इन्फ्लेमेशन कम कर देते हैं। इसके अलावा अगर एस्थमेटिक पेशेंट कुछ फूड्स खाते हैं जिनकी वजह से उनके एस्थमेटिक सिम्टम्स ज़्यादा वर्स हो जाते हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो वाली चीज़ें खाना छोड़ दें, क्योंकि हो सकता है कि उन चीज़ों की वजह से उनकी एस्थमेटिक एलर्जी बढ़ जाती हो। इसलिए एडवाइस ये है कि वो वाली चीज़ें खाना छोड़ दें ताकि उनके एस्थमेटिक सिम्टम्स कंट्रोल में रहें। इसके बाद दूसरी रेमेडी है बुटीको ब्रीदिंग टेक्निक। इस टेक्निक में किया ये जाता है कि मुंह से सांस छोड़ने के बजाय इस टेक्निक में नाक से सांस छोड़ी जाती है, क्योंकि ये टेक्निक एक एक्सरसाइज की तरह होती है। इसलिए हो सकता है कि आपको बुटीको ब्रीदिंग टेक्निक को अपने आप पे इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा सा टाइम लगे। कहा यह जाता है कि मुंह से सांस छोड़ने में आपके मुंह के एयरवेज जो होते हैं या दूसरे एयरवेज जो होते हैं वो ज़्यादातर सूख जाते हैं और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए बुटीको ब्रीदिंग टेक्निक में सिखाया ये जाता है कि आप नाक से सांस छोड़ें ताकि आपको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से निजात मिल जाए और एस्थमेटिक सिम्टम से हमेशा हमेशा के लिए निजात मिल जाए। एक स्टडी के मुताबिक कुछ लोग जो बुटीको ब्रीदिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते थे उनके एस्थमेटिक सिम्टम्स बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस होने लगे। इसके बाद और एक रेमेडी है पैफॉप मेथड। पैफॉप मेथड एक ऐसी एक्सरसाइज या रेमेडी है जिसका इस्तेमाल
1960s से एस्थमेटिक पेशेंट्स कर रहे हैं। इस मेथड में आपको करना ये होता है कि आपको अपनी नाक और डायफ्राम का इस्तेमाल ऐसे करना होता है कि उससे एक रेस्पिरेटरी पैटर्न डेवलप हो सके। क्योंकि एक एक्सरसाइज है, इसलिए हो सकता है कि आपको इसको इम्प्लीमेंट करने में या सीखने में थोड़ा सा टाइम लगे। इसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट रेमेडी है गार्लिक। 2013 की एक रिसर्च स्टडी में जो कि फूड एंड केमिकल टैक्सोलॉजी ने पब्लिश की थी, उसमें उन्होंने पब्लिश किया कि गार्लिक में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। क्योंकि गार्लिक में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, इसलिए इसकी मदद से एस्थमेटिक सिम्टम्स या क्रोनिक एस्थमेटिक सिम्टम्स को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सकता है। अब बात करते हैं और एक इम्पॉर्टेंट रेमेडी जिंजर यानी अदरक के बारे में। अमेरिकन जर्नल ऑफ रेस्पिरेटरी सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने 2013 में एक रिसर्च पब्लिश की, जिसके मेन साइंटिस्ट एलिजाबेथ ए टाउनसेंड, मैथ्यू सिविस्की, यन जैंग, चार्ल्स डब्ल्यू एमेला और कुछ और साइंटिस्ट थे। उन्होंने पब्लिश किया कि जिंजर में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जिसकी मदद से क्रोनिक एस्थमेटिक सिम्टम्स को बहुत ज़्यादा कम किया जा सकता है। उसके बाद और एक रेमेडी है हनी। हनी आप सबको पता ही होगा कि कोल्ड रेमेडीज़ या सोर थ्रोट या कफिंग में काम आता है। इसके अलावा इससे एस्थमेटिक सिम्टम्स भी बहुत कम होते हैं। आपको बस करना ये है कि आपको हनी को किसी हॉट बेवरेज जैसे कि आपकी हर्बल टी के साथ मिक्स करना है और उसके बाद इनहेल करना है। इसके अलावा और एक रेमेडी है ओमेगा 3 ऑयल्स। ओमेगा 3 ऑयल्स मैक्सिममली मछलियों में और फ्लैक्स सीड्स में पाए जाते हैं। ओमेगा 3 ऑयल्स में एंटी इन्फ्लेमेटरी और लंग फंक्शन इम्प्रूव करने के बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लेकिन जितना ज़्यादा हो सके आप ओमेगा 3 ऑयल्स को नेचुरली लेने की कोशिश करें, ना कि पैक्ड वंस। उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट रेमेडी है कैफ़ीन। आप सबको पता ही होगा कि कैफ़ीन एक ब्रोकोडिलेटर है। इसके अलावा ये रेस्पिरेटरी मसल फैटीग को बहुत ही कम करता है। 2010 में पबमेड सेंट्रल ने एक रिसर्च पब्लिश की जिसमें उन्होंने बोला कि कैफ़ीन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एस्थमेटिक पेशेंट्स के लिए। इसके अलावा इस स्टडी में ये भी पाया गया कि कैफ़ीन की मदद से रेस्पिरेटरी एयरवेज की फंक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। उसके बाद और एक रेमेडी है एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर एक एंशिएंट चाइनीज़ मेथड है जिसमें आपकी बॉडी में टारगेटेड एरियाज पे नीडल्स इंसर्ट की जाती है। बहुत सारे एस्थमेटिक पेशेंट्स जिन्होंने एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट का इस्तेमाल किया, उनका एयर फ्लो, चेस्ट पेन और बाकी सिम्टम्स बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गए। तो ये थी कुछ एस्थमेटिक रिलेटेड रेमेडीज़। अगर आप इन रेमेडीज़ को फॉलो करते हैं तो आपके एस्थमेटिक रिलेटेड सिम्टम्स मैक्सिममली ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको और भी वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहे, क्योंकि मैं हर दिन एक नया वीडियो अपलोड करता हूँ।